नमस्कार दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। 21 जुलाई की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी हुआ है। इस कार्रवाई में कोर्ट ने अंतिम फैसला नहीं दिया है, बल्कि सभी पक्षों को अपने लिखित तर्क दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। अब मामला अंतिम बहस की ओर बढ़ गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या एक ही भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के लिए दो अलग अलग नियम लागू हो सकते हैं? देवेश शर्मा निर्णय के बाद भी पहले से चयनित हजारों बीएड अभ्यर्थियों की स्थिति क्या होगी? एसटी वर्ग की 1133 रिक्त सीटों का क्या हो सकता है? क्या इन सीटों को किसी वैधानिक प्रावधान के तहत भरा जा सकता है? यदि सरकार चाहे तो क्या सुप्रीम कोर्ट से उचित आदेश लेकर समाधान संभव है? विज्ञापन के बाद शैक्षिक योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों का पूरा विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है? इस पर क्या होना चाहिए? सरकार नई मूल चयन सूची किन नियमों के आधार पर तैयार करे, इस पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साइट पर हम आ गए हैं। स्पेशल लीव पिटीशन 21-273/2024 जो 21 जुलाई का ऑर्डर है, उसमें क्या है उस पर सीधी नजर मारते हैं। ऑर्डर की तरफ आ गए हैं। आइटम नंबर 13, कोर्ट नंबर 6, सेक्शन नंबर 11। तो ये हमारा ऑर्डर की तरफ हम आ गए हैं। अब सीधे ऑर्डर में देखते हैं ऑर्डर में क्या लिखा गया है। बिंदु नंबर 1 है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है, बिंदु नंबर 1, रीलिस्ट द स्पेशल लीव पिटिशंस ऑन 28 जुलाई 2026 वंस अगेन, यानी इस मामले को 28 जुलाई 2026 को दोबारा सूचीबद्ध किया जाए। अब बिंदु नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वी इनवाइट रिटर्न सबमिशंस फ्रॉम द प्राइवेट पार्टीज ऑन ईदर साइड नॉट मोर देन 5 as well written submission on behalf of the state of Uttar Pradesh by next Monday, 27th July 2026। तो कहने का मतलब यह है, अर्थात सभी संबंधित पक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार 27 जुलाई तक अपने लिखित तर्क दाखिल करें। अब जो ये बिंदु नंबर 2 है, इस पर हमारी चर्चा होनी है। यह चर्चा थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप इस चर्चा में मैं जितने भी आपको बिंदु बताऊंगा वे बिंदु आप नोट कर सकते हैं और अपने अपने अधिवक्ताओं को उन पर सुझाव दे सकते हैं। सारे ही तर्क बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। एक बार उनको जरूर नोट कर लेना और उन पर अपना भी तर्क लगाना। अगले बिंदु नंबर 3 की तरफ आते हैं। बिंदु नंबर 3 कहता है, आफ्टर लुकिंग इनटू to the written submissions we propose to the fix a date of hearing, यानी लिखित तर्कों का अध्ययन करने के बाद अंतिम सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। इसके बाद बिंदु नंबर 4 क्या कहता है, The interveners will be heard after the parties on record have advanced their submissions, अर्थात मुख्य पक्षकारों की बहस पूरी होने के बाद हस्तक्षेपकर्ताओं इंटरवीनर्स को भी सुना जाएगा। अब जो बिंदु नंबर 2 के मुख्य तर्क हैं, ये क्या क्या होने चाहिए हमारे अधिवक्ताओं की तरफ से, यानी कि पीड़ित पक्ष की तरफ से। देखो ध्यान से सुनना। यदि उत्तर प्रदेश सरकार तथा सभी पक्षकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अपने अपने लिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं, तो निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर न्यायालय के समक्ष स्पष्ट स्थिति रखी जानी चाहिए। इन बिंदुओं पर स्पष्ट उत्तर मिलने से न केवल विवाद के वास्तविक स्वरूप का पता चलेगा, बल्कि अंतिम निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और सरल हो सकती है। तो बिंदु नंबर 1 है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में सरकार अपना स्पष्ट पक्ष रखे, यानी सरकार यह स्पष्ट करे कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70% से अधिक नियुक्तियां पूर्ण हो चुकी हैं और हजारों बीएड अभ्यर्थी पहले से चयनित होकर नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में यदि
बाद में किसी न्यायिक निर्णय जैसे देवेश शर्मा प्रकरण के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को बहाल करने की मांग की जाती है, तो सरकार यह बताए कि एक ही भर्ती में दो अलग अलग नियम कैसे लागू किए जा सकते हैं, और सरकार यह भी स्पष्ट करे कि क्या पहले से नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों और शेष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग मानदंड अपनाना संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के अनुरूप होगा या नहीं होगा। अब इसके साथ साथ बिंदु नंबर 2, ये एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जनजाति एसटी की रिक्त सीटों पर सरकार अपना विधिक पक्ष स्पष्ट करे। देखिए, यदि अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की लगभग 1133 सीटें पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त हैं, तो सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या इन सीटों को अनुसूचित जाति एससी वर्ग को दिए जाने का कोई वैधानिक प्रावधान उपलब्ध है। यहां यह सवाल भी उठता है, क्या पहले ऐसा हुआ है? हाँ, भारत में विभिन्न विभागों में भर्तियों में कुछ परिस्थितियों में डी रिजर्वेशन या इंटरचेंज की प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन यह हर भर्ती में स्वतः लागू नहीं होती है। यह संबंधित सेवा नियमों, राज्य सरकार की आरक्षण नीति और लागू कानून पर निर्भर करता है। कई मामलों में केंद्र या राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से रिक्त आरक्षित पदों के संबंध में निर्णय लेती है। यदि सरकार चाहे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर इसका निस्तारण कर सकती है, या यदि ऐसा कोई वैधानिक मार्ग उपलब्ध है तो सरकार को उसे न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से रखना चाहिए ताकि रिक्त पदों का समुचित उपयोग हो सके। बिंदु नंबर 3, विज्ञापन के बाद शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए। सरकार यह स्पष्ट करे कि विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद कितने अभ्यर्थियों ने अपनी आवश्यक शैक्षिक योग्यता पूरी की है, कितने अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया है, यदि बाहर किया गया है तो उनकी श्रेणीवार संख्या क्या है, और यदि बाहर नहीं किया गया है तो उसका विधिक आधार क्या है, यानी कि कानूनी आधार क्या है। यह जानकारी न्यायालय को भर्ती प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति समझने में सहायक होगी। नंबर 4 बिंदु है हमारा, नई मूल चयन सूची फ्रेश बेस मेरिट लिस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार की जाए। यदि नई चयन सूची तैयार की जाती है तो सरकार यह स्पष्ट करे कि उसका आधार क्या होगा। विशेष रूप से यह स्पष्ट किया जाए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया था, जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन ही नहीं कराया, अथवा जिन्होंने नियुक्ति ग्रहण ही नहीं की, सरकार यह सुनिश्चित करे कि नई सूची केवल वास्तविक पात्र एवं उपलब्ध अभ्यर्थियों के आधार पर तैयार की जाए ताकि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और विवाद मुक्त रहे। बिंदु नंबर 5 हमारा, फर्जी नियुक्तियों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। सरकार न्यायालय को यह बताए कुल कितनी नियुक्तियां फर्जी पाई गई हैं, कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त की गई है, उनके स्थान पर कितने नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है, क्या इन सभी मामलों में एफआईआर या विभागीय कार्रवाई की गई है, और यदि कार्रवाई की गई है तो उसका अब तक परिणाम क्या रहा। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह जानकारी सार्वजनिक होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बिंदु नंबर 6 हमारा, एमआरसी यानी मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैंडिडेट का पूरा लाभ किस प्रकार दिया गया है, इसका स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया जाए। सरकार श्रेणीवार आंकड़ों के साथ बताए एमआरसी का लाभ देने के बाद सामान्य वर्ग यूआर की कितनी सीटों पर प्रभाव पड़ा है, कितने अभ्यर्थी सामान्य वर्ग से बाहर हुए हैं या बाहर होने की संभावना है, प्रत्येक आरक्षित वर्ग को वास्तविक लाभ कितना मिला है, और नई चयन सूची में एमआरसी सिद्धांत का पालन किस प्रकार किया गया है या किया जाएगा। यह विवाद
का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सरकार को विस्तृत आंकड़ों सहित अपना पक्ष रखना चाहिए। बिंदु नंबर 7 हमारा, यदि सरकार इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देने से बचती है। यदि सरकार उपरोक्त महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्पष्ट तथा तथ्यात्मक उत्तर प्रस्तुत नहीं करती है अथवा आवश्यक आंकड़े न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराती है, तो सरकार याची संख्या व खाली सीट के अनुपात के अनुसार याची लाभ देने की मांग माननीय सुप्रीम कोर्ट से कर सकती है। अंत में सभी बिंदुओं को समझकर याची लाभ की ही प्रबल संभावना बनेगी। न्यायालय उपलब्ध अभिलेखों, विधिक सिद्धांतों और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर उचित निष्कर्ष निकाल सकता है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर न्यायालय अधिक गंभीरता से विचार करता है, क्योंकि पारदर्शिता और पूरी जानकारी उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व होता है। अब देखना यह होगा कि 27 जुलाई तक दाखिल होने वाले लिखित तर्कों में सरकार और अन्य पक्ष क्या रुख अपनाते हैं और 28 जुलाई के बाद यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। हमारी यही कामना है कि जो भी निर्णय आए वह संविधान, कानून और न्याय के सिद्धांत के अनुरूप हो तथा सभी पात्र अभ्यर्थियों के साथ निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित हो। इसी तरह की प्रत्येक आधिकारिक और प्रामाणिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक शेयर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।